हेलो एवरीवन, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में खान सर का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर जो मोहरें होती थी किसकी बनी होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अधिकतर मोहरें होती थी वह सेलखड़ी की बनी होती थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता की सर्वाधिक जो मोहरें सेलखड़ी की होती थी। इन मोहरों से पता चलता था कि यहाँ विदेशी व्यापार होता था। यह मोहरें बेलनाकार, आयताकार व वर्गाकार रूप में प्राप्त हुई। अधिकतर मोहरे पर अभिलेख एक सींग वाला बैल, भैंस, बाघ, गैंडा, हिरन, बकरी, देहात के चित्र अंकित है। इनमें सर्वाधिक जो आकृतियां एक सींग वाले बैल की है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ठीक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि तीर्थंकर शब्द का संबंध किस धर्म से है। तो जैन धर्म से। जैन धर्म में आपका एक कैवल्य भी पूछता है जिसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। एक आपसे पूछता है स्यादवाद, स्यायवाद, ये भी आपका जैन धर्म से है। एक पूछता है अनेकातांकवाद, ये भी आपका जैन धर्म से है, ठीक है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। अब देखिए, आप समझने वाली बात है कि भारत का बिस्मार्क, तो एक बिस्मार्क जो था ना, बिस्मार्क यह जर्मनी का एकीकरण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जर्मनी को एक कर दिया था। वैसे ही ऑप्शन में है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के जो छोटे छोटे 500 से अधिक देशी रियासतें थे, 550 से अधिक, उसको एक कर दिए थे, ठीक है। तो इसलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। ऑप्शन है अहमदाबाद आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, डांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह। तो नील की खेती से संबंधित आंदोलन जो था ना, यह चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बुलाए थे, ठीक है। और जब एक आपसे यही भी क्वेश्चन पूछता है कि जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करने गए थे तो इनका विरोध कौन किया था। तो विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम था एनजी रंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में क्वेश्चन है पूछा हुआ है। तो एनजी रंगा ने इनका विरोध किया था। और ये नील की खेती के लिए हुआ था, नील की खेती से संबंधित था। इसमें क्या होता था कि 20 कट्ठा जमीन था, उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, ठीक है। और नील की खेती करने से क्या होता था कि वो भूमि एकदम बंजर हो जाता था, इसलिए किसान इसको करने से मना कर रहे थे, ठीक है। और गांधी जी का जो यह सत्याग्रह था पूर्णतः सफल रहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे। अब देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे। तो ऑप्शन है मद्रास, बंगाल, दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, दिल्ली, बॉम्बे, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास। तो यह बॉम्बे, बंगाल और मद्रास जो प्रेसिडेंसी था ना, इसका जो स्थापना अंग्रेज भारत में किया था, क्योंकि प्रेसिडेंसी का देख रेख जो होता था ना, डायरेक्ट अंग्रेज के द्वारा होता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था। तो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था यह मेरठ शहर से शुरू हुआ था, ठीक है। और यह 10 मई को मेरठ शहर से शुरू हुआ था। और 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह बताया था। और इसका जो तत्कालीन कारण क्या था 1857 की क्रांति का, तो चर्बी वाले कारतूस में चर्बी युक्त भरा जाता था, जिसमें गाय और सूअर का मांस होता था। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था, और यह प्रथम वायसराय भी था। यह भी आप याद रखिएगा, क्योंकि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय पद लागू कर दिया गया भारत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रांस के आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। तो फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा रॉब्सपियर के शासनकाल को
कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो यह था माओ जेडोंग। ठीक है, माओ जेडोंग था। ठीक है, माओ जेडोंग था। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो यह अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। इसमें 3 रंग की क्षैतिज पटिया के बीच नीले रंग का एक चक्र है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया के द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन करके प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना में यह 42वां संविधान संशोधन करके 1976 ईस्वी में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी 42वें संविधान संशोधन में नीति या मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था, जो आगे पढ़ सकते हैं, आगे आएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श हैं यह फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से किस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? तो भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें अंग्रेजी को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन करके सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर एक अनुच्छेद 51 के क के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य आपसे पूछ देगा कि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल कहाँ नहीं है? तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो कौन कौन है? तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में आपका द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, वहाँ एकल विधानमंडल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। कितना है? 250 है। और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य का जो न्यूनतम आयु है ना वह 30 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो लिख दीजिएगा कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बन गया, यानी कब कानूनी रूप से इसको मान्यता दे दिया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ना संवैधानिक या 1992 इसमें बन गया। ठीक है, और पंचायती राज सबसे पहले भारत में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। ठीक है, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनके शासनकाल में मिला था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो यह 1993 ईस्वी में स्थापित हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ थे। कौन थे? रंगनाथ थे। भारत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ थे। और यह एक वैधानिक संविधान संस्थान बॉडी है, यानी मतलब कहने का मतलब क्या है कि यह एक संवैधानिक है। ठीक है, संविधान में इसकी चर्चा है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। तो ठीक है, तो ऑप्शन है 25 या अधिक मकानों को वर्ष में 120 दिन से अधिक, सार्वजनिक हैसियत से कितने छोटे तरीके से हो, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों के लिए वर्ष में कम से कम 30 दिनों के लिए, और 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह, तो नेपच्यून के अलावा नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को कहा जाता है। और पृथ्वी को किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पानी उपस्थित है। पृथ्वी पर पानी उपस्थित होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी का लगभग 29% भाग महाद्वीपों और द्वीपों से युक्त भूमि है। 71% भाग पर पानी के साथ कवर पृथ्वी का अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ है। और पृथ्वी की बाहरी परत जो है ना कठोर हिस्सों में भी विभाजित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो आपका बताना है इसमें से सही मेल कौन नहीं है। तो ऑप्शन है ओसाका जापान, लंकाशायर ब्रिटेन, सेलम भारत, बर्मिंघम फ्रांस। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, या बर्मिंघम कहाँ है? तो यह आपका लंदन में है। ठीक है, यह इंग्लैंड का एक शहर है। तो ओसाका जापान में है। ठीक है, लंकाशायर ब्रिटेन में है और सेलम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसको क्या कहते हैं? तो वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रस्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेदन कहा जाता है, उसको प्रस्वेदन कहते हैं। प्रस्वेदन के कारण ही कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है और इसके कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है। प्रस्वेदन के कारण ही पृथ्वी पर वर्षा होती है। मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है और यह अरब सागर में स्थित है। मुंबई हाई कहाँ है? तो अरब सागर में, और इसका खोज 1976 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और यह ओएनजीसी के अधीन है। ओएनजीसी इसका देखरेख करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है भूमध्य सागर से? तो सुएज नहर जो है ना, सुएज नहर या लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर बनी हुई है और यह नागार्जुन सागर जो परियोजना है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश अब नहीं, तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मयूराक्षी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो मयूराक्षी परियोजना जो है ना यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वन से संबंधित नहीं है वह कौन है? तो वह वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है उसे अकेसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकेसिया कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, इससे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ओकेसिया वनस्पति विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। महोगनी, रोजवुड और आयरनवुड वनस्पति विषुवत रेखीय वनों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, महोगनी, रोजवुड और आयरनवुड वनस्पति विषुवत रेखीय वनों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए नगदी फसल को उगाई जाती है उसको रोपण कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो उत्पादक भी है और उपभोक्ता सबसे ज्यादा मक्का का है। मक्के का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है और भारत में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। उसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, और जितने भी मोटे सामान है वो राजस्थान में उसका उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। जबकि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो भारत की है। दूसरा स्थान किसका है? चीन का है। तीसरा स्थान अमेरिका का है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का मुख्य कार्य क्या है? तो सीएसओ का जो मुख्य कार्य है ना, सीएसओ का, उसका कार्य है कि राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। अगला प्रश्न है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो यह बनी है तारापोर समिति। तारापोर समिति। अब से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तारापोर समिति का संबंध किससे है? तो यह आपका पूंजी बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा कौन नहीं है? तो उत्तर मध्य रेलवे में इलाहाबाद, झांसी और आगरा आता है, जबकि कोटा यह नहीं आता है। यह कोटा किसका है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है। कोटा किसका है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे।
इलाहाबाद उसमें आता है, झांसी आता है और आगरा आता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, उस द्वीप का क्या नाम है? वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने बीगल नामक जहाज से पूरे वो भ्रमण किया था, ठीक है, तो डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, उस द्वीप का नाम है गालापेगोस। क्या है? गालापेगोस। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो महाराष्ट्र के पोला त्योहार में बैल की पूजा की जाती है। ठीक है, और यह इसी तरह का जो आयोजन कर्नाटक में होता है उसे कंबाला कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को वृद्धि और कयांतरण, वृद्धि है कयांतरण में से दोनों, तो इसको कयांतरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है यह राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम। और राइबोसोम की खोज 1955 में जॉर्ज पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी और उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नील और रोस्का के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, नील और रोस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था, जबकि सूक्ष्मदर्शी का खोज या आविष्कार जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेड जॉनसन के द्वारा। ठीक है, तो पेलाडे की खोज रोमानिया के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है? तो हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है। कौन? कंडरा जोड़ता है। हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है, जबकि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो जो पित्त होता है वह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। चलिए 7.7 इसका pH मान होता है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या सर्वप्रथम विलियम हार्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मध्य कान के अलावा जो कुल हड्डियां होती है, तो टोटल मानव खोपड़ी में 28 जो हड्डियां होती है, तो 28 में से 6 हटा दीजिए क्योंकि कान में आपका 6 हड्डी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 हड्डियां होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है और 14 चेहरा में 14 हड्डियां पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है? तो आपातकाल का हार्मोन किसे कहा जाता है? तो आपातकाल का हार्मोन एड्रेनलिन को कहा जाता है। एड्रेनलिन को आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो जो ट्रिपल एंटीजन होता है ना, यह काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है, जिसको DPT बोलते हैं। ठीक है, जिसमें डिप्थीरिया होता है और P से पर्टुसिस होता है। ऑप्शन में आपका ये भी पूछ देगा कि DPT में P का मतलब क्या होता है, आपसे ऑप्शन में 4 दे देगा, तो याद रखिएगा P से पर्टुसिस होता है, जिसको काली खांसी कहते हैं। ठीक है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना घटित हुई थी, तो भोपाल गैस दुर्घटना किसके कारण घटित हुई थी? तो यह घटित हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा, जो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो मौलिक इकाई मीटर है, किलोग्राम है, केल्विन है, जबकि क्यूबिक मीटर नहीं है। ठीक है, क्यूबिक मीटर नहीं है। लंबाई का जो होता है मीटर होता है इकाई, किलोग्राम या भार का होता है, और केल्विन होता है तापमान का होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि जो होता है ना, इसमें से वेग जो है एक सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि अदिश राशि जो होता है ना उसमें कोई दिशा नहीं होता है, और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वह सदिश राशि कहलाता है, और केवल जिसमें परिमाण होता है वह अदिश राशि कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो इसमें से बताना है कि किस वस्तु का जड़त्व जो होगा ना अधिकतम होगा। ऑप्शन है गेंद है, साइकिल है, ट्रक है, रेलगाड़ी है।
तो सबसे ज़्यादा वस्तु का जरूरत तो अधिकतम होगा एक रेलगाड़ी का होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वह वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कितना कार्य होता है। तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। तो बल आपका याद कर लीजिए, यहाँ से बल कितना है 60 न्यूटन है, तो 60 और गुना 10 यानी 600 जूल कार्य होगा, क्योंकि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और उसे लंबी दूरी से देखा जा सकता है, और इसका आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का। ठीक है, यानी बिखराव कम होता है। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में जल का जो क्वथनांक होता है यानी उबलता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है, और जबकि फ़ारेनहाइट में जो इसका हिमांक बिंदु होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है। तो विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। क्या कहता है, वर्णपट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और मान हमेशा बदलते रहता है। क्या होता है, धारा की दिशा में और धारा के मान में दोनों में बदलाव होता है, यही प्रत्यावर्ती धारा है। और दिश धारा में एक ही दिशा में बहती रहती है। चलिए अगला प्रश्न है कि पल्सर होते हैं। तो पल्सर किसे कहते हैं। तो पल्सर जो है ना, या तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है। ठीक है, तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन तारा है। पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णन वाला कॉम्पैक्ट तारा है जो अपने चुंबकीय ध्रुव से बाहर विद्युत चुंबकीय विकिरण के किरणों का उत्सर्जन करते हैं। अगला प्रश्न है कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। तो कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, तो यह है टेलीविजन सेट का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो यह वैज्ञानिक का नाम था बोहर, नील बोहर, जिसको बोहर बोलते हैं, नील बोहर द्वारा 1913 ईस्वी में यह बताया गया कि परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर में ही होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है, जैसे कि सूर्य के चारों ओर उस तरफ ग्रह घूमते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है। अब देखिए सापेक्ष साइज को दिखाता है, तो इसमें से लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो लिथियम जैसे जैसे हम 1 आवर्स से चलते हैं तो नाभिक आवेश बढ़ता है और परमाणु का आकार घट जाता है, इसलिए आयनिक ऊर्जा भी बढ़ जाता है। तो एल्युमिनियम में से इलेक्ट्रॉन 3p कक्षा में से निकलेगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है, यानी सभी अम्लों में कौन सा एक ऐसा विद्यमान तत्व है जो सभी में पाया जाता है। तो वह है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन तत्व है। ठीक है, और वायुमंडल में सबसे अधिक जो पाई जाने वाली गैस है वह नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण बताना है। तो सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण आपका हो जाएगा शून्य क्रम हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के द्वारा होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है। तो ऑप्शन है कि नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसंस कहलाता है। तो पैटिनसंस आपको बताना है कि पैटिनसंस प्रक्रिया पैटिनसंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, और एक प्रक्रिया में शीशे में से चांदी को निकाला जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, तो मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया को पैटिनसंस कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा को पैदा करने के लिए यूरेनियम खनिज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। तो अब देखिए ल्यूकेमिया सबसे पहले जान लेते हैं कि ल्यूकेमिया होता क्या है। तो आमतौर पर ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में रक्त है
तो यही हो जाएगा आपका रक्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक जो विमान होता है किसको हानि पहुंचाता है? तो यह ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान जितने भी होते हैं वह ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती है? तो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, मेजोस्फीयर, लेनोस्फीयर और इग्जोस्फीयर। ठीक है, तो जितने भी जो आप देखते हैं वर्षा देखते हैं, मौसमी घटनाएं देखते हैं, सभी क्षोभ मंडल में होता है। और वायुयान जो उड़ाया जाता है वह स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है? तो एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा का ह्रास होता है। नहीं, कितना ह्रास होता है? तो 10% ह्रास होता है। और यह 10% जो होता है ना, यह किसने बताया था? तो लिंडमैन ने बताया था। लिंडमैन ने यह बताया था कि एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में जाने पर मतलब उसमें क्या होता है? 10% का ह्रास होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द कौन बनेगा? तो चाचा से चचेरा बन जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है। चाचा से आपको विशेषण शब्द बनाना है तो चचेरा बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता को प्रकट करता है। तो क्या है प्रश्न कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ऊंचे ऊंचे तो आपको क्या बताना है कि विशेषण शब्द, तो इसमें बहुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। उपरोक्त वाक्य में ऊंचे ऊंचे शब्द विशेषण है जो कि पहाड़ की विशेषता बता रहा है और बहुत ऊंचे ऊंचे में से बहुत शब्द प्रविशेषण है जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है कि पढ़ना कौन सी क्रिया का प्रकार है? तो जो पढ़ना है ना, यह सकर्मक क्रिया का प्रकार है। सकर्मक क्रिया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। पढ़ना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प आपको करना है। तो ऑप्शन क्या है, मतलब प्रश्न क्या है कि सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु आपको बताना है कि ऑप्शन हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह और 7 नदियों का समूह। तो 7 सिंधुओं का समूह ऑप्शन हो जाएगा। बी और सी तो एक ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है बी भी वही बात है। 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु इसी को बोलते हैं। और सप्त सिंधु यह एक द्विगु समास है और द्विगु समास से अभिप्राय यह होता है कि वह अपना पहला पद संख्यावाचक होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। चतुर्भुज कह रहा है कि अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, तो उस शब्द को चुनना है। कनक, तो कनक का मतलब सोना होता है। ठीक है, कनक शब्द अनेकार्थी शब्द धतूरा, गेहूं, सोना आदि होता है। अगला प्रश्न है कि सुगम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो सुगम का दुर्गम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लोहे के चना चबाना का मतलब होता है संघर्ष करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुमार गंधर्व बेजोर गायिका किसे मानते हैं? तो जो कुमार गंधर्व बेजोर गायिका किसे मानते हैं? तो लता मंगेशकर को। कुमार गंधर्व बेजोर गायिका लता मंगेशकर को मानते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 1929 में 28 सितंबर को हुआ था। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। अगला प्रश्न है कि साकेत काव्य के लेखक कौन है? तो साकेत पुस्तक के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, साकेत। चलिए अगला प्रश्न है कि ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। तो ईर्ष्या का सही संधि विच्छेद आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फॉर ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। टोरंटो इज लोकेटेड ऑन डैश लेक ओंटारियो। ठीक है, तो ये इसका जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, तो द टोरंटो इज द लोकेटेड ऑन द लेक, क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक यहाँ लेक का बात हो रहा है ओंटारियो, तो यहाँ पर द ओंटारियो हो जाएगा, द ओंटारियो लेक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू। पॉसिबिलिटी यहाँ बता रहा है, तो व्हेन
वी में एक्सपेक्टिव, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मे, क्योंकि मे का प्रयोग होगा क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं और कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरना है कि आई होप टू फिनिश द वर्क न्यू ईयर्स डे, तो इसका जो हो जाएगा बाय, आई होप टू फिनिश द वर्क बाय न्यू ईयर, वर्क बाय न्यू ईयर्स डे, ठीक है, क्योंकि दिन निर्दिष्ट करे जिसका कुछ काम किया गया है तो हम बाय का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द गिवन इन द बोल्ड लेटर, तो बोल्ड लेटर में इवोक दिया हुआ है, तो इवोक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कैल फोर्थ हो जाएगा। कैल फोर्थ का मतलब होता है आगे बुलाओ, ठीक है। रिमूव मतलब हटाना होता है, स्लो मतलब धीमा होता है, ठीक है। डेवलप मतलब विकसित करना होता है, तो आपका आगे बुलाओ क्या है, सिनोनिम आपको बताना है। सिनोनिम इवोक का मतलब भी बुलाना ही होगा, आगे बुलाओ, तो इसलिए आपको पर्यायवाची शब्द बता देना था। अगला प्रश्न है कि अपोजिट मीनिंग बताना है। स्टार्टलेट का मतलब आपको बताना है कि इसमें से अपोजिट इसका क्या होगा, तो स्टार्टलेट का मतलब होता है रिलैक्स्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड मतलब आराम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मैलिस इज अ फीलिंग डेट वी शुड ऑलवेज एवॉइड, ठीक है, तो मैलिस इज अ फीलिंग डेट वी शुड ऑलवेज एवॉइड, तो हो जाएगा इल विल, क्या हो जाएगा, इल विल मतलब बैर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1 पार्ट हैज कॉमन इनर बताना है आपको, ठीक है। तो एज ए नेशन वी जस्ट डिड नॉट नो हाउ टू वैल्यू आवर कल्चर ट्रेजर्स, तो यहाँ हो जाएगा कि जस्ट के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, तो वी जस्ट डोंट नो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोंट नो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में कॉमन एरर है। और अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इंडिपेंडेंस हैज ब्रॉट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेरे लॉज डैश इक्वल राइट्स वाज नॉट इनफ, तो यह हो जाएगा ग्रांटरिंग, ठीक है, ग्रांटरिंग हो जाएगा, ग्रांटिंग। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम एमोंग द गिवन अल्टरनेटिव्स, तो यहाँ हो जाएगा अल्टरनेटिव्स है, गिवन अल्टरनेटिव्स, तो यह हो जाएगा, यहाँ आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग, तो डायरिया दिया हुआ सभी, तो डायरिया का स्पेलिंग होता है DIARRHOEA, डायरिया ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, DIARRHOEA डायरिया होता है। और डेट विच इज फिट टू बी ईटन इज नोन, मतलब जो खाने लायक होगा उसको क्या कहेंगे, तो इलेबल कहेंगे। और टेस्टलेस मतलब फीका हो जाएगा, कोई स्वाद नहीं है। और इंटरनल मतलब सनातन हो जाएगा। और इनकेपेबल मतलब होता है असमर्थ। अब उस विकल्प को चयन करना है, आप देख लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो मैथ देख लीजिए, इसका टेलीग्राम पर लिंक दे दिया जाएगा, आप लोगों को टेलीग्राम पर इसको बनाइएगा। देख लीजिए एक क्वेश्चन है कि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो 22 कैरेट में शुद्ध सोना कितना होगा, तो 22 सोना 24 बराबर आपका 100 है, तो 22 बराबर कितना, तो 91.2/3% आ जाएगा, तो आसान है। चलिए इसका PDF आप लोगों को डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है, तो समृद्धि जो देश के विकास पर आधारित है, तो यह बिहार का जो आर्थिक समृद्धि है यह कृषि के विकास पर आधारित है। और बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित किससे है, तो बिहार का जितना भी अधिकांश भाग है वह कछारी मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है, तो नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरुआत करने वाला राज्य जो है यह महाराष्ट्र है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है, तो शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है, तो यह उत्तर रेलवे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।